कहाँ तक? मौर्य वंश के पहले, यानी नंद वंश तक की चर्चा पूरी कर ली। आज हम उसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और धीरे धीरे यह सफर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25 तारीख से आपकी करेंट अफेयर वाली पार्ट स्टार्ट हो जाएगी। बिहार का भी नेशनल इंटरनेशनल कंप्लीट से 2 सप्ताह के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करना है, याद करते हुए। चलिए, तो अभी थोड़ा सा हम पीछे की समरी को देखते हैं, पीछे की बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन एज के संदर्भ में बात किया था, और स्टोन एज के संदर्भ में सबसे पहला बात किया था कि पूरा पाषाण काल का साइट MN यानी मुंगेर और नालंदा से देखने को मिलेगा। मध्य पाषाण में मुंगेर से, और नव पाषाण में कहाँ? तो चिरांद, जो कि सारण में है, केचर वैशाली में है, मनेर पटना में, सेनवार रोहतास, है ना। ताम्र पाषाण की बात करें तो वही चिरांद सारण वाला, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सेनुआर, तो ज्यादातर आपसे चिरांद ही पूछा जाएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई साइट देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। फिर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में क्या होगा? आयरन वगैरह का खोज, यानी लोहा का खोज हो जाएगा। ठीक है। मानव, अच्छा ये बताओ, मानव सबसे पहला कौन सा धातु का इस्तेमाल किया? कॉपर। तांबा। फिर सिंधु घाटी में आएंगे तो कांसा हो जाएगा, तांबा और टीन मिल कर करके। और इसके बाद वैदिक काल में क्या होगा? इस टाइम लोहा का खोज होगा। ठीक है। तो वैदिक काल के टाइम में चीजें देखने को ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बिहार के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है। ऐसे ऋग्वेद में इस एरिया को कीकट कहा गया है, अब ब्रात कहा गया है, ब्राह पुराण में कीकट कहा गया है, जिसका मीनिंग निगेटिव होता है, असभ्य होता है, अपवित्र होता है। फिर महाजनपद काल में क्या होगा? इसके बाद 600 BC के आसपास में क्या देखेंगे? 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 महाजनपद मगध, अंग और बज्जी संघ कहाँ होगा? बिहार बिहार में होगा। में। ठीक है। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने बात किया था बज्जी संघ में, कि बज्जी संघ में 8 कुल थे, मतलब अष्टकुल, जिसमें बज्जिल, फिर लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था? कि यह तो 8 हुए, है ना। इसके बाद है जो फिर मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज, यह 5 पहाड़ियों से क्या था? घिरा हुआ। और इसकी चर्चा पहली बार, मगध का चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। ठीक है। यह मैप है अपना बिहार का, जिसमें ऊपर वाला साइड यहाँ पे बज्जी संघ है, इधर आपका मगध है, और इधर कौन है? आपका अंग है। ठीक है। फिर अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया में, राजधानी चंपा। और अंग के लिए सबसे प्रमुख क्वेश्चन यह है, अंग का अंतिम शासक रहेगा ब्रह्मदत्त, जिसको हरा देगा बिंबिसार। तो यह 16 देखे, 16 में 3 बिहार में, और इन तीनों में सबसे जो प्रमुख रहेगा वह कौन है? मगध। सबसे प्रमुख कौन है? मगध रहेगा। और इसके उत्कर्ष की कहानी हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ में ही देखा था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया, क्या चर्चा किया? कि इसकी स्थापना करने वाले बृहद्रथ हैं, प्रमुख शासक है जरासंध, और इसका अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। 3 बात आप याद रखेंगे, काम आपका हो जाएगा। क्या बोले? मगध का स्थापना का श्रेय बृहद्रथ को जाता है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रमुख शासक इस वंश का, बृहद्रथ वंश का प्रमुख शासक जरासंध, और अंतिम शासक रिपुंजय। राजधानी शुरू में कहाँ बनाया गया? राजगृह को। कितनी पहाड़ी? 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। इसके बाद बृहद्रथ वंश के बाद आएगा
हर्यक वंश। और यहीं से टाइमलाइन स्टार्ट कर लेना है, जिसमें 544 से 412, 544 से 412 बीसी, जिसमें इसकी स्थापना करेगा कौन? बिंबिसार। बिंबिसार 544। यह कहा जाता है कि यह मगध का वास्तविक संस्थापक था, रियल मायने में। और यह विवाह नीति को अपनाया था। पहला विवाह पढ़े काशी में किया, दूसरा चेलन्ना से किया, पहला कौशल देवी से, फिर हम लोगों ने क्या बात किया? चेलन्ना से दूसरी विवाह किया, और तीसरी विवाह जो इसकी हुई वह किससे हुई? क्षेमा, जो कि पंजाब की थी। और इस विवाह नीति के तहत उसने क्या किया? अपने क्षेत्र का विस्तार किया, और जो नहीं होती है विभिन्न प्रकार की संभावनाएं कि अगल बगल से कहीं से युद्ध हो, तो वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण से युद्ध का खतरा टल गया। साथ ही कहीं दूसरे जगह पे आक्रमण करना हो तो वहां की सेना भी क्या करेगी? हेल्प करेगी, है ना। तो यह हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक और बात, कि चंड प्रघोत, जो कि कहाँ का? उज्जैन का शासक था, उसकी होती है तबीयत खराब, और उसमें उसके उपचार के लिए भेजा जाता है जीवक को। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि बिंबिसार की हत्या उसी का पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था। कब? 492 में। तो बिंबिसार 544 में गद्दी पे बैठेगा, है ना, 544 ईस्वी में गद्दी पे बैठेगा, और 400 कब? 92 बीसी में इसकी हत्या कर दी जाएगी इसके पुत्र के द्वारा। ठीक है। अब इसी से जुड़ी और भी बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, कल भी हमने चर्चा कर लिया था। इसके बाद देखो अजात शत्रु, बिंबिसार के बाद यह रहेगा। इसका वास्तविक नाम क्या था? कुनिक। क्या क्या नाम था? कुनिक। अब देखो इसका जो पिता था वो क्या किया? वैवाहिक नीति अपना करके अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया, दहेज में बहुत सारी चीजें मिल गई जगह। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या करेगा? जो जो लोग दिया था एरिया वापस लेना शुरू कर देगा। अजात शत्रु लड़ेगा, है ना, और जीतेगा भी। ठीक है। और उसी में देखेंगे कि प्रसेनजीत को ही हराएगा, और उसकी पुत्री बाजीरा से क्या होगा? विवाह होगा, और काशी वाला एरिया इसी के कंट्रोल में रह जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो बज्जी संघ। बज्जी संघ कहाँ? वैशाली। ठीक है। इसको भी हराएगा, मल्लो को हराएगा। और शुरुआती टाइम में देखेंगे यह जैन धर्म को अपना रखा था, लेकिन बाद में यह क्या होता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब यहीं से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा, जिस प्रकार से अभी बीपीएससी का ट्रेंड हो चुका है ना, वही 2-3 क्वेश्चन मिला करके एक नया क्वेश्चन जनरेट कर दे। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे अभी देखो कुछ दिन पहले ईडीओ का एग्जाम, लंबा लंबा क्वेश्चन, है ना। बिहार में दारोगा का एग्जाम हुआ, लंबा लंबा क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि टफ है, चीजें यही रहेगी, बस क्या होगा? लैंग्वेज थोड़ा कठिन कर देता है, बड़ा कर देता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से याद कर करके रहने की जरूरत है। तो पहला क्या? शुरुआती दौर में जैन धर्म का अनुयायी, बाद में क्या? बौद्ध धर्म। अब देखो इसी के टाइम में क्या होता है, देखिए 492 बीसी है, और 483 बीसी में क्या होगा? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्या होंगे? उपदेश होंगे, गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश होंगे, और उनसे संबंधित जितने भी लोग होंगे, उनके जो शिष्य वगैरह होंगे, उन सबको बुलाएगा एक जगह पे, और क्या करेगा? किस लिए बुलाया? ताकि जितने भी इनसे संबंधित जो उपदेश हैं उनका संकलन किया जा सके, है ना। तभी तो देखो हर चीज का रिकॉर्ड होता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी को
उसी माध्यम से उपदेश दिया जाता है, समझे। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ, राजगीर में। कब हुआ, 483 बीसी में। ठीक है, किसके टाइम में हुआ, अजात शत्रु के टाइम में। अब देखिए, हमने आपको नोट्स भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है, तो हिंदी में ही है, अभी समय का अभाव है तो दोनों मीडियम में भी अवेलेबल, वो हैंड रिटन है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वो काफी है, कोई भी एग्जाम के लिए। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यह है अपना भारत का मैप, ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हम बात करें तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ, 4, जिसमें पहला कहाँ हुआ, राजगीर में। राजगीर कहो, राजगृह कहो, गृह ब्रज कहो, बात एक ही। किसके टाइम में हुआ, अजात शत्रु के टाइम में। अब किन्हीं को यह याद है कि दूसरा किसके टाइम में हुआ, मतलब कहाँ कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, जरा बताइए, आपने पढ़ रखा है। दूसरा वैशाली। जोर से बोलो। वैशाली। तीसरा, पाटलिपुत्र। और चौथा, कुंडल। है ना, चौथा कुंडल वन, कहाँ, कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर में हुआ। ठीक है, अब देखो, तो इसमें एक दिक्कत क्या आती है, कभी कभी हो जाती है कंफ्यूजन, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाती है, कंफ्यूजन। तो मेरे दिमाग में ना यह मैप ही चलता है, ठीक है। यहाँ पे अपना बिहार है, ठीक है। इस बिहार में आप देखेंगे तो बिहार का यदि आप मैप बनाते हो, है ना, ऊंचाई है, बीच से गंगा नदी नहीं, और यहाँ पे है नालंदा यानी राजगीर। तो यहाँ पे राजगीर, इसके बाद वैशाली, फिर से रिटर्न होकर के आ जाना है पाटलिपुत्र, और फिर कहाँ चले जाना है, जम्मू कश्मीर। कश्मीर, कुंडलवन, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ऐसा इमेज चल गया क्या, कि राजगीर, फिर चले जाएंगे वैशाली, फिर पटना से ट्रेन वेन पकड़ करके, फ्लाइट व्लाइट पकड़ करके उड़ के चले जाइए कहाँ, कुंडलवन, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, कंफ्यूजन खत्म। राजगीर, फिर गंगा उस तरफ, फिर गंगा इस तरफ, और फिर बिहार छोड़ देना है चौथे में, ठीक है। तो पहला जो हुआ अजात शत्रु के टाइम में, दूसरा बताओ, वैशाली वाला, सावाकामी। है ना, सॉरी, काला वैशाली सूत्र। दूसरा हुआ, वैशाली। का, अब देखो, काला यह है सूत्र। छोटी बात है लेकिन ध्यान रखने वाली, वैशाली, उसके बाद तीसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ, कुंडलवन। कुंडलवन में, ठीक है, जो कि कश्मीर में। तो पहला हुआ अजात शत्रु के टाइम में, दूसरा हुआ काला शोक, है ना, किसके टाइम में, काला काला शोक। और तीसरा जो हुआ काला शोक, तब इसी से ले लेना अशोक। है, अशोक, है ना। और चौथा जो होगा कनिष्क।
वह कनिष्क के टाइम में होगा। तो पहला अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा आपका कनिष्क। ये बताइए, पहले इतना बात याद हुआ? पहले राजगीर से शुरू करना है, वैशाली जाना है, पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन। सबसे शुरू में अजात शत्रु, फिर कालाशोक, तब अशोक, तब कनिष्क। ठीक है, कनिष्क यानी चौथे। चलिए बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए, तो अजात शत्रु की बात अभी यहीं तक, बाकी मेन स्ट्रीम पढ़ेंगे जो आपको नोट्स हमने दिया है उसमें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इसकी, कहाँ चला गया, एक मिनट, स्क्रीन हटाना पड़ेगा तो। देखो, ग्रुप में गया था ना नोट्स? हाँ हाँ। चलो वहीं पे था। इसमें देखिए, है ना, एक टोटल बात है। यह उस वे में है जिस वे में, है ना, समझना क्या होगा, आसान। ठीक है, मतलब पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, और इसमें फ्लो को क्या किया गया है, मेंटेन। ठीक है, अब इतना से ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ है जो उसी वे में चर्चा कर लिया गया है। ठीक है, तो फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यही अजात शत्रु का 492 से 460, है ना, सब लड़ाई उड़ाई सब इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो डिटेल हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बिहार तक ही क्या रह रहे हैं, खुद को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए आगे। तो चार बौद्ध संगीति आपको याद हो गई है। अब देखो, अजात शत्रु का बेटा था कौन, उदयन, है ना। यह 460 से रहेगा 444, यानी लगभग 16 से 17 साल यह है जो शासन में रहेगा। सिहली अनुश्रुति, अनुश्रुति मतलब समझते हैं, जो लोग कहते हैं, जो कान से सुन ली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 460 में जो अजात शत्रु 492 में क्या किया, अपने पिता कौन, बिंबिसार की हत्या की, उसी तरह से अजात शत्रु का हत्या उसका बेटा कौन कर देता है, उदयन। उदयन, है ना। अब देखो, तो यह परंपरा चला आ रहा इसमें कि पिता को मार के गद्दी पर बैठ जाओ। ठीक है, यही कारण से इस वंश का, कौन वंश का, हर्यक वंश का एक नाम पड़ता है पितृहंता वंश। क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए, पितृहंता वंश के नाम से किसे जाना जाता है, हर्यक वंश। कारण क्या था कि इसमें क्या, पिता की हत्या उसके पुत्र द्वारा कर दी जाती है, और उसके बाद है जो गद्दी पे बैठा जाता है। ठीक बात। इसमें देखो, रिपुंजय को मारेगा, गद्दी पे बैठेगा कौन, बिंबिसार। ठीक है, फिर इसका बेटा, रिपुंजय का बेटा नहीं था, लेकिन इसका बेटा बिंबिसार का हत्या अजात शत्रु, अजात शत्रु का हत्या उदयन के द्वारा कर दिया जाता है। और इस प्रकार से क्या बोला जाता है इसको, पितृहंता की ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, अब देखो, उदयन अजात शत्रु की हत्या कर करके गद्दी पे बैठेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी तक आप जो देख रहे थे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह यानी राजगीर थी।
वह उदयन क्या करेगा, मगध की राजधानी राजगीर से उठा करके कहां ले आएगा, गंगा, पाटलिपुत्र। सोन और गंडक के संगम पे स्थित पाटलिपुत्र। यहां से चेंज हो गया, और जहां चीजें चेंज होगी वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई क्या, कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया। उदयन, उदयन, उदाइन, जो भी टर्म रहे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और कंफ्यूजन क्या होता, कि पटना का स्थापना किसने किया। हमने बता रखा है आपको, और आपको पता भी होगा। शेरशाह। देखिए पाटलिपुत्र कहे तो उदयन, और पटना कहे तो, शेरशाह सूरी। सूरी। है ना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा 1541। ठीक बात। चलो, अब देखो उदयन का पुत्र था अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, है ना। तो नागदशक क्या होगा, इस वंश का अंतिम शासक। तो इसमें ध्यान क्या रखना है भाई, कि पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और शासक का क्रम, क्योंकि क्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जब हम लोग 25 तारीख से करंट अफेयर करेंगे, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, और ये सब क्वेश्चन जब आपको दिखेगा, है ना, और याद नहीं रहेगा तो फिर पछतावा आएगा। ठीक है, इसलिए चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी ही चाहिए। ठीक है, खैर इसमें बताओ, हर्यक वंश, इसके पहले पहला वंश बृहद्रथ, बृहद्रथ के बाद कौन आया, हर्यक। तो वंश भी, वंश का क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, और कभी कभी शासक का क्रम भी पूछ देगा आपसे। तो इसमें बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद उदयन, उसके बाद अनिरुद्ध, फिर मुंडक, नागदशक। लेकिन ये अनिरुद्ध और मुंडक जनरली नहीं पूछा जाता, इसमें पूछेगा नागदशक, यानी इस वंश का अंतिम शासक, आंसर होगा नागदशक। चलिए, अब देखो एक कंफ्यूजन और कहां होता है ना, जो हमने कल भी बोला था, कि छोटे बच्चे को पढ़ाओ, उसको अंग्रेजी वाला एबीसीडी सिखाओ, तो क्या होता है, ओ के बाद आता है पी, और उसी को हिंदी वाला क्या सिखाओ, आई, तो इस वाले ओ के बाद भी पी बोलता है, क्योंकि उसके दिमाग में दोनों ओए है ना। इसमें ई के बाद एफ आता है, और यहाँ हर्ष ही दीर्घ ई के बाद ऊ आता है। बड़ा अजीब कंफ्यूजन है दिमाग में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, देखो नागदशक कौन वंश का शासक है, हर्यक वंश का, है ना। हर्यक वंश का यह शासक है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है, ध्यान रखना, कि नाग दशक के बाद जो जिस वंश की स्थापना होती है उसका नाम है शिशुनाग। क्या नाम है उसका, शिशुनाग वंश, जो 412 से 344 बीसी तक रहेगा यह वंश। ठीक है, अब देखो तो यहां भी नाग लगा हुआ है, और यहाँ शिशुनाग में भी नाग लगा हुआ है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, एग्जामिनर यही वर्ड पे खेल जाता है, कि नाग दशक कौन वंश का शासक, और उसमें पक्का एक ऑप्शन कौन रहेगा, शिशुनाग, है ना। लोग कहाँ नाग से नाग को भिड़ा देते हैं। ठीक है, और 1/3 माइनस करवा के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा यह बात। नाग दशक शिशुनाग वंश का नहीं है, हर्यक वंश का है। हमारा मेन काम यही है, कंफ्यूजन दूर कराना। ठीक है, बाकी हम हर बार बोलते कि हम कोई 30 मार खा वाला बात हम नहीं कर रहे हैं, पढ़ खुद से भी सकते हो।
ठीक है, लेकिन किन बात का ध्यान रखना है, यह फोकस यदि आप कर पा रहे हैं तो आपका काम आसान हो जा रहा है। ठीक है, और यही बात ध्यान रखना है। चलिए खैर आते हैं मुद्दे पे। शिशुनाग वंश, यह हर्यक वंश के बाद आएगा। अब बताओ, सबसे पहले बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, ये तीन ध्यान रखना है। अभी इसकी स्थापना करने वाला शिशुनाग ही होगा। और राजधानी कहां बनाएगा? वैशाली, मगध का। अब सोचिए, कुछ चेंज लग रहा है क्या? कुछ चेंज लग रहा है? कुछ नया किया ये? बताओ, किसी को कुछ चेंज लगा राजधानी में? पहले राजधानी था अजात शत्रु तक। राजधानी कहाँ था? राजगीर। राजगीर। उदयन कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और शिशुनाग कहाँ लेके चला गया? वैशाली। 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 कंफ्यूजन तो होगा। किसके टाइम में मगध की राजधानी कहाँ थी? सबसे शुरुआत की राजधानी राजगीर। उदयन लाएगा पाटलिपुत्र, नाग दशक तक यहीं रहेगा, और शिशुनाग कहाँ लेकर के चला जाएगा? वैशाली। समझ रहे हो कितनी छोटी सी बात है? हम यही ऑब्जर्व करना सिखा रहे हैं, समझे? इतना ही छोटा सा कंफ्यूजन को दूर करना है। जब भी पढ़िए इस ट्रेंड को फॉलो करिए, काम आसान। ठीक है, चलिए। हाँ, अब इसका कारण हो सकता है, थोड़ा एनालिसिस के तौर पे जाएंगे, चीजों को देखेंगे डिटेल में कि आखिर ऐसा क्यों किया। ठीक है, अभी उस पर हम चर्चा नहीं करें। ठीक है, अभी पहले बातों को याद कीजिए, उसके बाद जब डिटेल में हम लोग मेन वाली एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पे कवर हम कर लेंगे। अब देखिए, तो शिशुनाग के टाइम मगध की राजधानी होगी वैशाली, और अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन, महाकाल की नगरी। उज्जैन का जो शासक था ना भाई, बहुत शक्तिशाली था। और याद है, चंड प्रघोत उज्जैन का शासक था, और उसके क्या उपचार के लिए जीवक नामक राजवैद्य मगध से ही भेजे गए। मतलब समझ रहे हो, यहाँ दोस्ती वाला था, और शासक बदलते क्या हो गया? यहाँ दुश्मनी का। और इसको हराया। मतलब समझो आप कि चीजें जो केवल कहाँ थी, बिहार तक सीमित थी, इसका पहुंच कहाँ तक चला जाएगा, है ना? इधर पंजाब वगैरह तो था ही, इधर उज्जैन, मध्य प्रदेश वाला एरिया, यानी ये सब क्षेत्र क्या हो रहा है? विस्तार। कुछ क्षेत्र छूटते भी जाएंगे, कुछ का विस्तार भी होगा। और उज्जैन जो कि जनरली कंट्रोल में नहीं आता था, शिशुनाग इसको कंट्रोल किया। इसका मतलब है कि शिशुनाग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा भाई, अपने टाइम का, है ना, मजबूत आदमी रहा होगा। खैर, उसकी चर्चा और बाद में। इसके बाद देखिए, वत्स, कौशाम्बी, सबको मिलाया किसमें? मगध में। इसके बाद आप देखेंगे, शिशुनाग के मृत्यु के बाद काला शोक। अब जानते हो कंफ्यूजन कहाँ होता है, एगो काला शोक में या एगो अशोक में। तो ये ध्यान रखना, काला शोक पहले है, ठीक है? ये जब फेयर लवली लगाएगा तो चकाचक हो जाएगा, अशोक आएगा फिर, ये बाद में अशोक आएगा, ऐसे करके दिमाग में रखना है ना? तो काला शोक ये कौन वंश का है? मतलब शिशुनाग वंश का। और अशोक
कौन वंश का है? बोलो। मौर्य वंश। मौर्य वंश का है ना। अशोक मौर्य वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ये करिया नाग है, ऐसे करके दिमाग में रख सकते हो। ठीक है। कालाशोक वाला शिशुनाग वंश। और अशोक तो ये तो जनरली याद रहता भी। ठीक है। अब देखो, ये काला था इसलिए इसको काक वर्ण कहा गया। कौआ के जैसा काला। हम लोग मगही में कौए तो बोलते हैं, है ना, बिहार में एकदम काला। ठीक है। कब 394 में गद्दी पे बैठेगा। अब देखिए, फिर यहां से चीजें देखो, फिर से चेंज हो गया मैटर। क्या किया? शिशु नाग ले गया था वैशाली। काकवर्ण यानी काला शोक कहाँ ले आया? राजगीर। अब बताइए, राजधानी वाला मैटर आप क्लियर बता सकते हैं क्या? बताइए। यस। सबसे शुरुआती दौर में राजधानी रही राजगीर। राजगीर से पटना की पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। है ना, पाटलिपुत्र लाने का श्रेय किसको जाएगा? उदयन। इसके बाद अगला वंश शिशुनाग वंश है। ठीक है। और शिशुनाग वैशाली। वैशाली। वैशाली में। और शिशुनाग वंश का ही कौन था? कालाशोक। 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 फिर से कहाँ ला देगा? पाटलिपुत्र। और उसके बाद कोई चेंज नहीं। नहीं आएगा। तो पाटलिपुत्र बताओ। कालाशोक। कालाशोक के टाइम, है ना। वैशाली बताओ कौन ले गया था? शिशुनाग। 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 चलो, आई होप कि यह वाला कंफ्यूजन तो खत्म होगा। अब देखो, अजात शत्रु राजगीर में करवाया था क्या? पहला बौद्ध बौद्ध संगीति। संगीति। अच्छा, अब बताओ, काला शोक के टाइम में, है ना, पाटलिपुत्रा की राजधानी कहाँ थी? ये बदल के लाया था कहाँ? सॉरी, मगध की राजधानी कहाँ थी? है ना, तो वैशाली। वैशाली थी, लेकिन इसको लेकर करके आया कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो जिस समय, है ना, वो प्रमुख एरिया था, इसलिए वहां पे वैशाली में क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीति हो जाएगा। ठीक है। इसके कारण से वैशाली बौद्ध धर्म के लिए फेमस भी है। तो दो बातें तो यहाँ क्लियर हो गई। ठीक है। कालाशोक शिशुनाग वंश का, अशोक मौर्य वंश का। ठीक है। और कालाशोक वैशाली से कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। इसके बाद इसका 10 गो बेटा रहता है, चलाएगा शासन। और अंतिम शासक इसका रहेगा नंदीवर्धन। अब जरा बताओ भाई, अब जरा बताओ, अंतिम शासक वाला। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट। सबसे पहले कौन सा वंश आया? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश। फिर हर्यक। हर्यक वंश। शिशुनाग। 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 नंद। नंद। है ना। नंद। फिर नंद वंश। मौर्य। नंद के बाद मौर्य। इतना याद है तो बस इतना ही पे अभी स्टॉप करेंगे इसको। अब देखिए, बृहद्रथ का खुद बृहद्रथ है, आया ना। हम्म। और हर्यक का कौन है? अच्छा, इसका लास्ट शासक बताओ। रिपुंजय। पुंजय। ठीक है। देखो, इसी वे में आपको क्या करना है, कॉपी ले करके, है ना, जैसे बोलते हैं ना, इसी वे में चीजों को सिंप्लीफाइड करने। सब कुछ सब प्रोस के नहीं दिया जाता है। इतना भी ना करेंगे, हम बोल दिए, तो एटलीस्ट इस वे में अपने नोट्स को तैयार कर लो। एक बार कर लोगे
है ना, सब दिन का काम आसान हो जाए। लेकिन ऐसे देखो, डायरेक्ट लिख करके कोई दे तो रट तो सकते हो, लेकिन एक बार आप पढ़ लिए, फिर खुद से इसको सजा लिए, बार बार इसी चीज को रिवाइज करेंगे, चीजें आसान हो जाएगी कि बेहदर्द का बेहदर्द। चलो खैर, हर एक का बताओ। बिंबिसार। बिंबिसार। और इसका बताओ, लास्ट शासक याद है? नाग दशक। नागदशक। और इसमें चर्चा किए थे क्या कि नाग दशक नाग वंश का नहीं है, हर्यक वंश का है। चलो, शिशुनाग का संस्थापक कौन है? खुद शिशुनाग है। और इसके बाद कौन आया सबसे लास्ट में? नंदी वर्धन। शिशुनाग वंश नंदी में हम वर्धन। लोगों ने अभी बात किया, यहाँ पे कौन है? नंदी वर्धन। नंदी वर्धन। अब एक चीज और यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, देखो नंदी वर्धन है, अभी तो पढ़ रहे हो तब ना, एग्जामिनेशन हॉल में अपने खोपड़ी के अलावा कुछ नहीं होता है ना, प्रेशर ज्यादा होता, आउटपुट कम निकलने की संभावनाएं होती, यदि आप कंफ्यूजन को आपने खत्म नहीं किया है तो। अब देखो यहाँ नंद है, और यहाँ क्या लगा हुआ है? नंदी। गलती की संभावनाएं बनती है नहीं? हाँ। हमारा दिमाग बड़ा आसानी से सोचता है ना, नंदी है, नंदे होगा उसी के नाम पे, दारू भांग पी कर करके, है ना, नहीं रहने हैं। चलो बताओ, इसका कौन है? नंदी नंदी वर्धन। वर्धन। ठीक है। नंदी आई वर्धन होप कि शिशुनाग का बेटा यह था। कंफ्यूज है। नंदी वर्धन हाँ, शिशुनाग का बेटा है। शिशु नाग वंश का अंतिम शासक उसी का तो कह रहे हैं। चलिए आगे देखो, अब नंद वंश। नंद वंश 344 से 321। अब देखो इसी बीच में आएगा 326, 3 दूने 6 BC। इसी बीच में आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। और इसी टाइम भारत पर आक्रमण होगा सिकंदर का, जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है ना, 326 BC में। ये देख रहे हो, अपने इस भारत के मैप को देखोगे आप, तो हमेशा भारत पे इस साइड से आक्रमण होता रहा है। ठीक है, इधर से हमारी सिंधु नदी का सिस्टम है, रावी, ब्यास, सतलज, और भी इसकी इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं। इसमें से एक नदी होगी कौन सा? ब्यास। और ब्यास नदी को इसकी सेना पार करने से इनकार कर देती है ना। और साथ में यहाँ पे गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? कौन सा वंश? नंद वंश। नंद। और महापदम नंद जो है ना, इतना जबरदस्त व्यक्ति था ये। नाम ही से देखो कहा गया उग्रसेन। उग्र मतलब समझते हो आप? एकदम गुस्सैल प्रवृत्ति का, है ना। और इसने एक राट का उपाधि धारण कर लिया था, एक छत्र। नहीं कहता है कोई, एकदम एक छत्र राज करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। अपने आप को इसने इस तरह से, है ना, बनाया था खुद पर। इसे क्या इसे क्या कहा गया पुराणों में? परशुराम का दूसरा अवतार। पाली ग्रंथों में उग्रसेन उपाधि लिया एक राट, एक छत्र का। और देखिए कई सारे एरिया को इसने हरा दिया, पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मतलब इसे, इसके प्रभाव को आप समझ सकते हैं, समझे। और मगध का सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ किसके टाइम में? महापदम नंद के
टाइम में। इट मीन्स अंदर से मगध मजबूत था, सिकंदर का सेना डरा हुआ था, है ना। और भी कई सारे कंडीशंस के कारण से इस एरिया पे आक्रमण नहीं करता है। कौन? कौन नहीं करता है? सिकंदर। समझे? इसके बाद आप देखेंगे कि 326 में आक्रमण हो जाएगा, लेकिन यहाँ का शासक जो था उस समय, महापद्म नंद, तो सब दिन रहेगा ही नहीं। ठीक है। तो जिस समय आक्रमण हुआ सिकंदर का, उस समय यहाँ का शासक जो था वह घनानंद था। कौन था? घनानंद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप देखिए, एक विद्वान थे। कौन? पाणिनि। ठीक है, जो कि महाभाष्य, सुना है अपने नाम? इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना है। महाभाष्य, जो कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, और उस पुस्तक को लिखने का श्रेय जाता है पाणिनि को, जो कि महापद्म नंद के ही टाइम में। तो देखो, इधर तो चीजों को हमने बोला कि इस वे में सिंप्लीफाई करना है। एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि किसके टाइम में, किसके दरबार में कौन से कवि रहा करते थे। ठीक है। बाकी देखो, हिस्ट्री पढ़ोगे, कहानी इधर उधर का सुनोगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? जो मजा वाला कहानी रहेगा ना, वो पूछेगा ही नहीं। तो हमें एग्जाम पास करना है, इसलिए बहुत ज्यादा कहानी पे हम फोकस नहीं करेंगे। समझे? अब देखो, तो पाणिनि महापद्म नंद के टाइम में, यानी कौन से वंश? नंद वंश के टाइम में रहेंगे। पहला, नंद वंश के टाइम में ही सिकंदर का आक्रमण, और उस समय शासक रहेगा कौन? घनानंद। कब? 326 छब्बीस बीसी। बीसी में। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, कौन से नदी को पार करने से सिकंदर का सेना मना कर दिया था? व्यास। व्यास नदी। है ना। यही सब परिस्थिति, जैसे देखोगे आज हमारे यहाँ अव्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि केवल आज है, पहले भी हुआ करती थी, बट उसको मिनिमाइज किया जा सकता है ना। बिना प्रॉब्लम का क्या कोई जिंदगी है? नहीं, है ना। बिना प्रॉब्लम का जिंदगी नहीं। ठीक है। जिंदगी है तो समस्या है, जिंदगी खत्म, समस्या खत्म। ठीक है। इसलिए इसी को कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ क्या? लाइफ। लाइफ। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन निकालना, सही सॉल्यूशन निकालना, यही है आर्ट ऑफ लाइफ। तो जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं। उस समय भी समस्याएं थी, आज भी समस्याएं हैं। ठीक है। अब इसको जो अच्छे से टैकल कर लेता है, उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है। इसलिए समस्या से घबराना नहीं चाहिए हमें, है ना। हिस्ट्री हमें यही सिखा रही है ना, कि पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी समस्या। नई नई तरह, नई नई। लाइफ इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। गजब अंग्रेजी लिखती हो, है ना। प्रॉब्लम का पार्ट लाइफ है। ठीक है। चलो, थोड़ा सा होता है, अंग्रेजी इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। खैर, आगे की बात। कभी कभी ऐसा होता है, उल्टा लिखा जाता है।
है ना। इंग्लिश और हिंदी के साथ दोनों में चीजें बड़ा, है ना, अलग सी बातें हैं। इसमें देखोगे ना, नहीं मैंने अच्छा, जान बुझकर लिखा हो। अच्छा, तुम जानबूझ करके प्रॉब्लम में डाल रही नहीं। चलो, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम। आगे, खैर, आते हैं मुद्दे पे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, तो यह ध्यान रखना है। अब देखोगे कि घनानंद के दरबार में रहते थे कौन? चाणक्य। इन्हीं को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? कौटिल्य। समझे? और यह एक टीचर भी थे और एक स्टूडेंट भी रहे। जो टीचर रहेगा वो स्टूडेंट तो ऑलरेडी रहेगा ही, है ना। ये ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखे, कौन सा यूनिवर्सिटी, तो उसका नाम है तक्षशिला। ये पाकिस्तान वाला एरिया में है, तक्षशिला। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से पढ़े, कहाँ पढ़ाए तक्षशिला। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और इनकी जो पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम क्या है भाई? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ये देखो, नाम है, समझे। और जितना नाम होता है सभी का सभी क्या होता है? नाउन। नाउन होता है ना। तो हम लोग से पूछा जाता है नाउन क्या है, बुक से रटे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया। ठीक है, तो फिर हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई जो भी दिख रहा है ना तुमको, वो तो पक्का है कि नाउन होगा। कुछ भी आपके सामने है, चाहे आपका लैपटॉप हो, फोन हो, है ना, आदमी हो, कपड़ा हो, किताब हो, कॉपी हो, दीवार हो, जो दिख रहा है सबका सब नाम नाउन होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। बाकी कुछ न दिखने वाली भी चीजें नाउन होती है ना। जैसे हवा, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, वो अवस्था को बताता है। खैर, हाँ, कहाँ से कहाँ चले गए? नाउन पे कैसे हम चले गए, बताओ। ये डाइवर्जन क्यों हुआ? हाँ, यहाँ पे बोल रहे थे इनकी पुस्तक का नाम। तो देखो, यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं, यही हम बोलना चाह रहे थे, यहीं से हम लोगों ने वहां पे बात कर लिया। खैर, तो यहाँ देखो, अर्थशास्त्र जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ केवल, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह किस बात को डील करता है, तो यह शासन प्रशासन, यानी यह क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, साथ में इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। साथ ही आप इंटरनेशनल रिलेशन का नाम आप जानते हो, एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध होगा, एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसा संबंध होगा, कौन से कंडीशन में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़ा अच्छे से डील करता है। और इवन अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में यह रेलेवेंट बुक है। इनकी नीति आज भी, है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी में या दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में लागू होती। सोचो कितनी पुरानी बातें, आज भी वो सब तो होता है। इसका मतलब है कि कितना ये प्रैक्टिकल आदमी होंगे। खैर, तो इनको क्या अनुभव हुआ कि हमारा साम्राज्य क्या हो रहा है? डूब रहा है। डूब क्यों रहा है? घनानंद के कारण से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि घनानंद ऐश मौज की जिंदगी में
व्यस्त था, शबाब शराब में व्यस्त था। इसी को बोलते हैं चाणक्य, इसको जा करके दरबार में कि घनानंद अभी से कम जाग जाओ, नहीं तो पूरा साम्राज्य हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही अलर्ट ये करना चाहते हैं, बट इनका अपमान करके भगा दिया जाता है। और उसी टाइम यह प्रण लेते हैं कि हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक तुमको गद्दी से अपदस्थ न कर दें, गद्दी से हटा न दें। और वही है ना, क्या होगा, नंद वंश का पतन होता है घनानंद के साथ, इनके प्रण के कारण से। और इस चाणक्य किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाएंगे, एकदम तैयार व्यार करके आएंगे, है ना। लड़ाई लड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य किससे, घनानंद से, घनानंद हारेगा और चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन हुए, चाणक्य। चाणक्य। है ना, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य। ठीक है, तो मौर्य वंश का स्थापना करने में मेन रोल किसका है, गुरु का कि चाणक्य। चेला का, चाणक्य। चाणक्य है ना, था। इस गुरु का है। आज भी देखोगे, है ना, एक मिनट दिखाते हैं कुछ पिक्चर ताकि आपके दिमाग में, है ना, थोड़ी सी इमेज आए। रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि अपलोड करेंगे इसको, मार देगा कॉपीराइट कोई। देखो, तो यही विष्णुगुप्त थे, कौन थे, कौटिल्य। ठीक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। और क्या, अखंड भारत वाला जो पिक्चर, वो इसी के टाइम में होगा भाई। इसमें देखोगे कि इसके संबंध यूनान वगैरह से रहेंगे, तो कुछ लेखक ने इसे सेंड्रोकोटस कहा, कुछ ने एंड्रोकोटस कहा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस किसको कहा, विदेशी ने, चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन और स्ट्रैबो सेंड्रोकोटस, प्लूटार्क और एरियन जैसे हिस्टोरियन ने एंड्रोकोटस कहा। इसके बाद है जो गुरु की बात हम लोगों ने किया, गुरु कौन थे, कौटिल्य, चाणक्य, या इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्हीं के सहायता से गद्दी पे बैठेगा चंद्रगुप्त, और एक युद्ध होगा। सिकंदर तो जीत नहीं पाएगा, तो सिकंदर का उत्तराधिकारी रहेगा सेलुकस निकेटर। और यह लड़ेगा कब, 305 में। किससे, सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच लड़ाई होगी। और जब लड़ाई होगा तो ये तो मजबूत था भाई, इसके पास चंद्रगुप्त था, कौन, चाणक्य थे। और 321 में गद्दी पे बैठा तो 15-16 साल में ही मजबूती तो प्रदान कर ही दिया। और मगध जैसा एरिया मिला हुआ था, उपजाऊ एरिया है ना, सेना को खाने के लिए दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्या हैं, खनिज हैं, मिनरल्स वगैरह इस एरिया में, मजबूत हाथी मिला हुआ है इसके पास। तो चंद्रगुप्त मजबूत था, रेवेन्यू भी आ रहे थे अच्छे खासे। खैर, सेल्यूकस निकेटर की स्थिति ठीक नहीं रहती। फिर क्या होगा, संधि होगा, मेल मिलाप। और काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। काबुल कंधार मतलब समझ रहे हो, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सब है जो किसको, चंद्रगुप्त को मिल जाता है। यानी भारत अब बड़ा हो गया है, समझे, भारत बड़ा। इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में क्या होगा कि चंद्रगुप्त 500 हाथी उपहार में सेलुकस निकेटर को देगा।
और साथ ही सेलुकस निकेटर के द्वारा अपनी पुत्री हेलन कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह कराई जाएगी, है ना। उसके बाद कहा कि उसके बाद भी तो एरिया था, सेलुकस को डर भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करे, कूटनीति के तहत और भी एरिया कब्जा भी कर ले, हो सकता है हमारी पुत्री वहां गई है उसको मार उड़ दे, ये भी होता है। या फिर दोनों के बीच का रिलेशन हेल्दी रहे, एक दूसरे की विकट परिस्थिति में हम हेल्प कर पाए, इसके लिए अपने राजदूत, है ना, किसको भेजा भेजा मेगास्थनीज। और यही पुस्तक लिखता है इंडिया पे, नाम से ही पता चल रहा है इंडिया पे लिखने वाला इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। और किसके टाइम में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। देख तो बताए कि कौन सा पुस्तक किसके टाइम में किसके दरबारी के द्वारा लिखा गया। उसी तरह से यहां मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, पुस्तक जो लिखा इंडिका किसका दूत था? सेलुकस निकेटर का। इतना बात याद हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। नाम ही से पता चल रहा है कि इंडिका है, मतलब इंडिया के बारे में इसने चर्चा किया है। ठीक है। बाकी इसने बताया कि भारत का समाज 7 भागों में विभाजित था, और भी कई सारा है। दूत मतलब भूत, पूछ रही है कि दूत का मतलब क्या है। दूत का मतलब किसी का शुभचिंतक कहो, किसी का खबरी कहो, किसी का रिप्रेजेंटेटिव कहो, कई वे में होता है। जैसे अब अपना देश भारत है ना। इंडिया के लोग कहाँ? चाइना में रहते हैं, है ना। वहां पे चाइना में क्या है? इंडिया का एम्बेसी है, अमेरिका में है। ठीक है। तो क्या होता कि चाइना और इंडिया में रिलेशन हेल्दी बना रहे, या यहाँ की बातें यहाँ पहुंचानी हो, यहाँ की बातें यहाँ पहुंचानी हो, तो सब किसके माध्यम से होता है? दूध के ही माध्यम से होता है। इसी को एम्बेसडर कहा जाता है। ठीक है। तो एम्बेसडर कई सारे इनके कार्य हैं, लेकिन मेनली दो देशों के बीच रिलेशन को क्या करना? मेंटेन रखना, या उसे और बेहतर करना, यही है जो दूत का काम है। आज वह राजदूत कहलाता है, समझे, जिसे इंग्लिश में एम्बेसडर कहा जाता है। और एक चीज और देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, तो वहां पे क्या होता है? राजदूत न बोल करके, एम्बेसडर न बोल करके हाई कमिश्नर बोला जाता है। ठीक है। उच्चायुक्त, हिंदी में उच्चायुक्त कहते हैं। चलो, दूत बहुत क्लियर है, बोलो, आगे बढ़े। चलिए, तो मेगास्टेज वाला अभी आपका क्या अलग सी कॉलम ही बन जाना चाहिए आपके नोट्स में, कि पूरा एंशियंट हिस्ट्री का कौन किसके दरबार में आया, कौन सा पुस्तक लिखा, और उसका छोटा विशेषता, लेकिन एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए। खैर, इसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ? अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है ना। अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंचेगा, दक्षिण में कर्नाटक तक पहुंचेगा, और पश्चिम में कहाँ? सौराष्ट्र, गुजरात, पूरब में बंगाल। बंगाल कहने का मतलब आज यहाँ तक का बंगाल नहीं, असम उसाम सब था बंगाल का। ठीक है। लेकिन इसी के टाइम में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है। अभी देखो, इस बार अल नीनो का इफेक्ट है,
क्वेश्चन आना तय है। कोई भी एग्जाम दो, अल्नीनो के बारे में अच्छे से जान करके जाना। कहा जा रहा है कि, है ना, 60% ही बारिश होगी इस बार। समझ सकते हो, तो कितना कम बारिश होगा। और हमारे यहाँ का क्या, जो एग्रीकल्चर है वह डिपेंडेंट है किस पे, मॉनसून पे। तो दिक्कत होने वाली है ना। अब समझ रहे हो, प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्टिविटी घटेगी, ग्राउंड वाटर हमारा क्या होगा, घटेगा। ओवरऑल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितना प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, उसके एवज में, उसके तुलना में आप देखेंगे कि किसानों के सामान का, प्रोडक्ट का मूल्य नहीं बढ़ता है। समझे। और ओवरऑल इसका खामियाजा किसान को ही भुगतना पड़ता है। खैर, उतना तो हो ही जाता है कि जितना से लोग भूख ना मरे, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चीजें महंगी होती, और सबका कारण है क्लाइमेट चेंज। पेड़ उखाड़ो, कंक्रीट का जंगल लगाओ, हर गली में देखोगे ढलैया, सब क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। फिर कहोगे रात में बड़ी गर्मी लगी थी, नहीं, क्या करोगे। चलो, न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ, तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, ये क्या होगा, बेचारा गद्दी उद्दी छोड़ करके निकल लेगा। कहाँ, श्रवण बेलगोला, कहाँ में है, कर्नाटक में। ताकि ऐसा राजा है ना, प्रजा है जो भूखे मर रहा है, तो तपस्या करने चले जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक विधि होता है, संलेखना विधि, जिसमें शरीर को क्या दिया जाता है, कष्ट। गांव में इसको लोग क्या बोलते हैं, कसट। नहीं, संलेखना में शरीर को क्या दिया जाता है, कष्ट, जिसमें खाना वगैरह कुछ नहीं, प्यास लग रहा है, पानी नहीं। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, शरीर का क्षय होना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होगा। जैसे एक टाइम क्या भूखे रहोगे, फैट से सबसे ज्यादा हम लोग पढ़े भी हैं किसमें, बायो में, एक कार्बोहाइड्रेट, फैट। इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी चाहिए, किससे मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से। और ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है, फैट। फैट से। ठीक है, तो हमारे बॉडी में इधर उधर लटका हुआ चलता है फैट, है ना। तो उससे एनर्जी मिलता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी से चीजें खत्म होगी, सेल को एनर्जी मिलना बंद होगा, तब धीरे धीरे बॉडी हमारा, बॉडी पार्ट्स डिसफंक्शनल हो जाता है, और फिर व्यक्ति प्राण को त्याग देता है। तो संलेखना वाला व्यवस्था किसमें है, जैन धर्म। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानता था, जैन। जैन धर्म को। कौन से विधि से महाराज संलेखना। ठीक संलेखना है, विधि सिर्फ जैन धर्म में होता है। हाँ, खुद भी अपना सकते हो, बहुत सारा चीज बच जाएगा। नहीं, चलो आगे की बात। अगला कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार 298 में गद्दी पे बैठेगा, जो कि चंद्रगुप्त का क्या था, पुत्र था, है ना। लेकिन देखो, इसने क्या किया, शासन अच्छा किया। चंद्रगुप्त का टाइम अच्छा माना जाता है, बट नेचर के अकॉर्डिंग चीजें चल नहीं पाती। ठीक है, इसी में देखोगे कि जैन धर्म ही दो पार्ट में बढ़ जाएगा।
एगो रहेगा श्वेतांबर, एगो रहेगा दिगंबर, है ना। श्वेतांबर क्या रहेगा? उजला कपड़ा धारण किए हुए। आपने कभी देखा होगा, बनारस वगैरह गए होंगे, कहीं गए होंगे तो देखा होगा आप। ठीक है। और एक होता है दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत कपड़ा, दिगंबर वाला, श्वेतांबर वाला जो है, मगर इतना इतना क्या पड़ा, अकाल पड़ा, लोग यहीं रह गया, फिर भी किसी तरह से अपना जीवन को व्यतीत किया। ठीक है। और एक हो गया भाग गया, स्थिति यदि खराब है तो छोड़ करके भाग गया। तो भागने वाला क्या? दिगंबर। ठीक है। और वह जनरली कपड़ा का धारण नहीं करते, जो उसके जैन मुनि वगैरह होते हैं। आगे देखो, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इसको अमित्र घात या सिंह सेन कहा जाता है। ठीक है। और इसके दरबार में एंटियोकस का दूत आया था, जिसका नाम था डाइमेकस। देखो, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया? मेगास्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डाइमेकस। किसका राजदूत? एंटियोकस का। और बताओ, मेगास्थनीज किसका? सेलुकस सेलुकस निकेटर का। निकेटर। बस इतना ही जोड़ के पढ़ना है। ठीक है। इतना ही दिमाग में रखना है एक साथ। अब देखो एक चीज, इन नाम आप देख रहे हो क्या? बिंबिसार कौन सा वंश? हर्यक वंश। यहाँ नाम है, कौन सा नाम है? बिंदुसार। क्या नाम एक जैसा है? नाम एक जैसा है कि नहीं है? कंफ्यूजन की संभावनाएं हैं या नहीं है? जो कई बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो कुछ ना है भाई, लेकिन यही ध्यान रखना है। एक काला शोक, एक अशोक। काला शोक पहले आया, बड़का था, नाम से नहीं पड़ा है, काला शोक। फिर आया अशोक। ये कौन वंश का था? शिशु ना। शिशुनाग और ये कौन वंश का था? मौर्य। यहीं पे आगे मॉडर्न। देखो आएगा मौर्य वंश। ठीक है। इसके टाइम में दूसरा बौद्ध संगीति। इसके टाइम में अशोक, अ है ना, से ही निकाल लो तीन, तीसरा, है ना। चलो, उसी तरह से देखो, बिंबिसार नाम बड़ा है और यहाँ बिंदुसार नाम छोटा है। बिंदु छोटका भाई बाद में आएगा, है ना, तो छोटका नम्मो बाद में आएगा। ठीक है। तो बिंदुसार बाद में है, और बाद में है तो मौर्य वंश बाद में आया है। ये मौर्य वंश का सेकंड शासक है। अमित्रघात शीर्षेन के नाम से जाना जाता है। डाइमेकस इसके दरबार में आया। साथ ही इस सीरिया वाला था। अच्छा, मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस किसको भेजा? डाइनोसियस को। डाइमेकस और डाइनोसियस। डाइमेकस और डाइनोसियस, ये दोनों जो है बिंदुसार के दरबार। और देखो, बिंदुसार का बेटा रहेगा कौन? अशोक। बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है। अब देखो, तो बिंदुसार बहुत प्रभावशाली तो नहीं था, तो क्या होगा? एरिया बहुत बड़ा दे दिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जीत करके कहा, ईरान तक बॉर्डर टच करता था। समझे? अब ईरान तक बॉर्डर टच कर रहा है, एरिया ज्यादा है, तो कई लोगों की महत्वाकांक्षा होगी विदेशी की, देशी की। इसके टाइम में क्या होगा? विद्रोह। और विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, विद्रोह कहाँ हुआ? तक्षशिला, पाकिस्तान वाला एरिया में। किसको भेजता है? अशोक को, अपने पुत्र अशोक को। तो वहीं से साबित कर देगा ना अशोक, मेरे अंदर काबिलियत है। अब देखो, बिंदुसार कौन से संप्रदाय को मान रहा है? आजीवक, जिसके संस्थापक मखली या मोखली पुत्र
गोशाल थे। कभी पुत लिखेगा, कहीं पुत्र लिखेगा, ठीक है, लेकिन पूछेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा। तो मखलीपुत गोशाल थे, ठीक है। अब देखो एक चीज, कंफ्यूजन होगा कि नहीं, कौन कौन धर्म को मानता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को, उसका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मान रहा है ना। और फिर देखो यहाँ अशोक, और याद करो अशोक में तीसरा बौद्ध संगीति होएगा, बौद्ध का सभा होगा। इसका मतलब ये कौन धर्म को मानने वाला होगा बताओ, बौद्ध। है ना। समझ रहे हो, चेंज हो जा रहा है, और चेंज हो रहा है इट मीन्स दिमाग को कंफ्यूज करेगा, और जब करेगा तो इसी को तो दूर करने की जरूरत है। जो दूर करेगा वही एग्जाम को क्रैक कर। यही छोटी सी फंडा है। आगे देखो, बार बार एक ही चीज बोलते हैं ना कि ये सब एग्जाम ना इतना हल्का है ना कि लोग अति हल्का में ले लेता है, ठीक है, भैया, धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पे जो टॉलमी है वो जियोग्राफी वाला टॉलमी है। कौन? हाँ, अब देखो वो कौन टॉलमी की बात कर रही है? एक जियोग्राफी में आता है ना टॉलमी नाम, हम्म। वही है। वो तो ईरान का था, क्लियर नहीं है ना। तो टॉलमी वन, टॉलमी दो, टॉलमी तीन, इस तरह का भी नाम रहा है, ठीक है। तो वो वाली नहीं है ये, ठीक है, वो वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये पूरा टॉलमी देखो, इसका पूरा नाम देखो, टॉलमी फिला डेल्फस, ये राजा है वहां, ठीक है। ये वो वाली नहीं है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ, अब आगे देखो। तो ये आजीवक संप्रदाय, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि किसके, कौन है जो कौन धर्म को अपना रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाया, है ना। बिंदुसार जो कि बिंबिसार की बिंदुसार, बिंदुसार। बिंदुसार कौन धर्म? आजीवक। और अशोक जो है वह कौन धर्म को? बौद्ध बौद्ध। धर्म। ये पहले जानते हो, यू जैन धर्म को अपनाता, मानता, फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होगा, उसकी कहानी अलग, ठीक है। चलिए, अब देखो आजीवक दूसरा कौन सा धर्म था? है। आजीवक कौन सा धर्म आजीवक था? जिस प्रकार से जैन धर्म है, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म है, उसी प्रकार से क्या होता है, दोनों के बीच में जब नहीं होता है टकराव, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, उसी के बीच का एक संप्रदाय है कौन? आजीवक संप्रदाय, ठीक है, जिसका संस्थापक कौन रहेगा? मखली पुत गोस्वामी, ठीक है। ये सब है जो वही टाइम का रहेगा धर्म, ठीक है। एक मिनट, कुछ कुछ और पिक्चर आप लोग को दिखाना है, देखो। सोना का रेट कितना? 1,49,000 हट गया है भाई। देखो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, दो चार बार जान लो। देखो, पहला आजीवक संप्रदाय जो था वो क्या है, वेद उद को नहीं मानने वाला। और जो जैन था और बौद्ध, यह भी दोनों वेद को नहीं मानेगा, क्योंकि वेद वाले में उत्तर वैदिक काल में क्या था, कुरीति भर गई थी, है ना। और उसमें
वही कुरीति को दूर करने के लिए दोनों धर्म आएगा। उसी टाइम आजीवक संप्रदाय भी आएगा, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम का ही होगा, ठीक है। इसमें देखो इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी ना, कि पहला कि भौतिकवादी टाइप का है। भौतिकवादी समझते हो? भौतिकवादी का मतलब कोई नहीं समझते? क्या आप लोग चाहते कि आपके पास एक बड़ा फार्म हाउस हो, है ना, उसमें अपने तरीके से अपने तौर तरीके हो, जैसे अब नॉर्मल वे में सोचे, थोड़ा हम ज्यादा सोचवा रहे हैं, है ना, एटलीस्ट अभी सोचते हो कि एक फोन के रूप में भी हो, फोन हो तो आईफोन हो, है ना, एटलीस्ट इतना तो जरूर सोचते होंगे। हाँ, जिसको क्या हो, मतलब चीजों से लगाव, अधिकतम चीजों की चाह, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, है ना, घर बड़ा, मतलब क्या हो, मॉडर्न हो, मतलब मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस हो। यह क्या है, भौतिकवादी दुनिया। आज इसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। खैर, इसमें देखोगे सबसे बड़ी चीज है ना, जैसे देखो, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु क्या थे, कठोर तपस्या करते थे, निर्वस्त्र रहते थे, है ना। तो ये क्या होगा, गृहस्थ जीवन वगैरह को जिस प्रकार से देखोगे, इस संप्रदाय के भिक्षु जैन भिक्षु की तरह कठोर तपस्या करेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे, और गृहस्थ जीवन का त्याग कर संगठित मठों में रहते थे, है ना। कौन वाले, आजीवक संप्रदाय। इसमें देखोगे क्या, नियतिवाद, सबसे बड़ा चीज यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नियतिवाद का सिद्धांत। नियतिवाद का मतलब सिंपल सा है, क्या नहीं कहता है, सब कुछ लिखा हुआ है, पूर्व निर्धारित। लोग नहीं, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो नहीं, लोग बोलता है कि सब पहले ही से क्या है, लिखा हुआ है। कुछ अच्छा होता तो भी बोलता। लोग शादी विवाह के मैटर में भी इस तरह की बातें बोलते हैं, सब कुछ क्या, जहां भाग होगा, है ना, ऐसा होगा। तो यह है इसमें। खैर, इसकी चर्चा हम लोग उसमें करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। हाँ, इसमें क्या था, एक पिक्चर दिखाना था आप लोग को, मौर्यन अंपायर। ये देखो, इसका विस्तार कितना जबरदस्त हो चुका था, देख पा रहे हो? ये देखो, भारत कहाँ तक था, देख पा रहे हो, है ना, दूर है कि बहुत दूर है, देख रहे हो, बहुत दूर तक है कि नहीं, हम्म। ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला एरिया छूटा हुआ था, और इधर देखो कहाँ तक चला गया है, बहुत दूर। अब सब कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बिहार से। आज देखो वही बिहार गरीब, है ना। तो समझ रहे हो, ये सब स्ट्रेटजी का ही तो कमाल है, इतना बड़ा एरिया को यह कवर कर पा रहा, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो राजा है एक टाइम में रंक होगा। दुनिया में क्या है, चक्र चलता है, ठीक है। इसका मतलब यदि आपके पास आज धन की कमी है, तो सही स्ट्रेटजी के साथ धन को आप अर्जित कर पाएंगे, है कि नहीं। चलो, खैर, तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बड़ा चीज यही है। चलो, तो एक इमेज आया होगा, कहाँ तक, बहुत दूर तक था, है ना। हम लोग एक बचपन में झुलुआ झूलते थे, तो
क्या बोलते थे? झुलुआ झुल, कदम के फूल, इस तरह का कुछ बोलते थे। और और क्या बोलते थे बताओ, बाकी आगे नहीं बोलेंगे। चलो, अब देखो आगे। अगला कौन है? अशोक। हाँ, मेन पिक्चर तो दिखाना था। एक तो दिखाई गई, एक और देखो। अगम कुआं, यहीं से तो कहानी है इसकी। अगम कुआं पटना। ये रोड मैप है, ठीक है। चलो, इमेज। ये मंदिर है, ठीक है। देखते हो, इस मंदिर का नाम है माँ शीतला माता का ही मंदिर। पटना में महात्मा गांधी सेतु आपने देखा होगा, है ना? तो उसी के बस जस्ट बगल में पूरब साइड में है। ये मंदिर काफी पुरानी मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखिए, यहाँ देख। ए भाई, ये वाला देख, दिखाई दिया? ये हाँ। वाला पार्ट, यही कुआं है, अगम कुआं। मतलब ये, इसका नाम है। ये माँ शीतला भवानी मंदिर के परिसर में ही, ठीक है। हम कई बार गए हैं यहाँ पे। तो ये देखोगे, ये कुआं काफी गहरा है, और ऐसा माना जाता है कि इसका, इस कुआं का लिंकेज डायरेक्ट गंगा से, मतलब जैसे नहीं कि किसी, जैसे गंगा पटना में बह रही है, तो पानी रिश्ते रिश्ते आसपास तक तो फैलता ही है। तो मतलब इसका इतना ही गड्ढा है कि इसका सोर अंदर से, है ना, वो गंगा से लिंक्ड है। इसमें पानी कभी सूखता नहीं। तो अब इस कुआं को, पहले नीचे ही था, समझे। लेकिन क्या किया गया कि कई बार एक्सीडेंट हो जाती थी, कहीं लड़ उड़ के गया कोई, कूद जाता, समझे। या फिर ऐसे भी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इसको क्या कर दिया गया, ऊंचा। और थोड़ा टूरिस्ट पर्पज से इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे जाली दे दिया गया। और यहाँ पे आप भुलक करके देख सकते हैं इसमें, समझे। जाली लगा हुआ है, और आपको दिखेगा कि पानी है उसमें, ठीक है। ऊपर से भी जाली लगाया हुआ है उसमें, ताकि इसमें गंदगी ना फैले। और लोग क्या करते हैं, सिक्का फेंकते हैं इसमें। सिक्का ऊपर ही टंग जाता है। इसमें कहा जाता है पहले घेरा हुआ नहीं था, इसमें बहुते सिक्का है इसमें डाला हुआ, बहुत, है ना। हो सकता है करोड़ों का हो, इवन ज्यादा भी हो। बहुत दिनों से सिक्का डाला रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी जाएंगे आप तो देख सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, बिंदुसार मरेगा 273 बीसी, है ना। कब? 273 बीसी में। और अशोक गद्दी पे बैठ रहा है 269 बीसी में। तो आखिर ऐसा क्यों कि 4 साल लड़ाई होगा गद्दी के लिए, जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, समझे। 4 साल के लिए गद्दी पे लड़े। इसका कई सारा भाई रहेगा अशोक का। और ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाई को मार करके यही कुआं में निपटा दिया था, समझे। किसमें? अगम कुआं, समझे। इसलिए हम इस पे चर्चा करते हैं।
देखो यही कुआं है अगम। तो क्या है, वैज्ञानिक भी इसके आगे फेल, अलग अलग। तो देख रहे हो लोग इसमें, कुछ तेजस्वी लोग हैं, जा रहे हैं क्या कुछ खोज करने, नहीं, लोग गई होगी पैसे वैसे डालने, कुछ मनोकामना पूरा करने। देखो लोग जाते हैं, और कुछ लोग बैठ करके आराम फरमाते हैं। देखो जाली इसमें नजर आ रहा हो कि जाली लगा हुआ है, यहाँ से मतलब देख सकते हैं आप, अवलोकन कर सकते हैं। यही है अगम कुआं। और यहाँ तो कई लोग अपना धंधा भी खोल रखे हैं, मूर्ति ले लिए, है ना, पैसा चढ़ाइए, नहीं पैसा चढ़ाया तो क्या क्या सुना देता है लोग। खैर चलो, तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है किसकी, अशोक की। तो मेन वाला जब पढ़ेंगे हम लोग तो फिर पिक्चर कम दिखाएंगे वहां पे, थोड़ा सा पिक्चर पे हमारा दिमाग सोचता है ना। यही है अशोक। तो ये गद्दी पे बैठेगा, लेकिन 4 वर्ष तक, है ना, गद्दी पर ही नहीं बैठ पाता है, लड़ाई करे। जब यह गद्दी, मतलब इसके पिता का मौत होता है, तो उज्जैन का उस समय क्या था, राजपाट। ठीक है, 4 वर्ष तक लड़ेगा, फिर गद्दी पे बैठेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यह प्रमुख शासक यह रहेगा। इसको पुराणों में क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। अब देखो यहाँ से इसके नाम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कुछ कुछ अभिलेख हैं जिसमें मात्की है, गुजरा है ना, इसके अलावा नेतुर, उद्गोलम, इन सब में इसका नाम क्या पड़ता है, अशोक। मात्की गुजरा वाला इंपॉर्टेंट है, पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। और देखो यही बात हम कर रहे थे, सिहली अनुश्रुति, सिहली अनुश्रुति जो है बौद्ध ग्रंथ है, और इसके अकॉर्डिंग कितने भाई, 99 भाई को मारा था भाई। और कहाँ, वही अगम कुआं में, है ना, मार के फेंक दिया था, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 200, देखो 73 में बिंदुसार चला गया, 269 में गद्दी पे बैठेगा। जो इतना को मार के गद्दी पे बैठेगा, 4 साल लड़ करके, समझ रहे हो कितना मजबूत होगा वो। ठीक है, फिर 261 बीसी में, अति इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब ईयर है, कहाँ, कलिंग पर आक्रमण करेगा। कलिंग कहने का मतलब कहाँ, उड़ीसा। ठीक है, जनरली ऐसे दिमाग में रखो। यहाँ पे मगध है, और इस वाले एरिया में इधर कौन है, उड़ीसा। आपके पास सामने मैप हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस एरिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है केमे वर्ष, तो 9वें वर्ष क्या करता है, कलिंग पर आक्रमण करेगा, कलिंग को जीतेगा भी। लेकिन दिक्कत क्या होता है जानते हो भाई, कलिंग युद्ध में, यहाँ कलिंग का पुरुष जितने सैनिक रहेंगे मारे जाते हैं, है ना, और महिलाएं हैं जो अंत में अशोक के खिलाफ आ जाती है, तलवार उठा लेती है। समझ रहे हो कि यदि महिला अस्त्र शस्त्र उठा ले तो एक शर्मिंदगी जैसी बातें हो जाती है। ठीक है, और हर जगह पे क्या होगा, पूरा रक्त रंजित। यहाँ से इमेजिन कर सकते हो आप कुछ पिक्चर के माध्यम से। इसमें तो मतलब उस समय का पिक्चर तो नहीं होगा, लेकिन मतलब इमेजिन करने के लिए ये बनाया गया इस तरह। मतलब ये लड़ा, और कलिंग के लोग बहुत मारे जाते हैं।
ठीक है। और इसी में क्या होगा, हर जगह पे इसको खून ही खून दिखेगा अशोक को। नहीं होता है फिर, महिलाएं चित्कार कर रही है, खून ही खून दिख रहा है, तो आदमी फिर विचलित नहीं हो जाता है? आदमी कितना भी कठोर हो, एक टाइम बाद पश्चाताप करता है। ठीक है, तो इसको मतलब बड़ा अच्छा नहीं फील हुआ फिर, जीतने के बावजूद भी, है ना, अंदर से ही हार जाता है। और यहीं पे देख रहे हो, हाथ से छोड़ दिया किस चीज को, तलवार को। ठीक है, यानी यहीं से युद्ध लड़ना क्या करेगा, बंद। ठीक है, युद्ध लड़ना बंद कौन कर देगा, अशोक। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या होता है हम पढ़ेंगे भी आगे। ये अशोक लौट करके आएगा, युद्ध तो जीत चुका है, एरिया जीत चुका है, अपने दरबार में वो बैठा हुआ रहता है। ठीक है, कौन, अशोक। तो कहा जाता है कि बड़ा वो चिंतित सा रहता था बैठे हुए। उसके दरबार में क्या था, एकदम बालक छोटा सा, अब बड़ा ही निर्भीक था, कोई डर नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में घूम रहा है। इसको देखता है अशोक, है ना, उसको बुलाता है, पूछता है कौन हो तुम। तो ही बोलता है कि जो आप मारे हैं ना, 99 भाई को मारा था ना, है ना, तो उसी में एक भाई का हम क्या है, पुत्र है। कहा कि अच्छा, मतलब उसका भतीजा था सम, लेकिन उसको पता नहीं। तो बोला कि तुमको ये बात पता है कि तुम्हारे पिता को मैंने मारा है? कहा कि हाँ पता है। कहा कि तुम दुखी नहीं हो, है ना? कहा बिल्कुल है ना, हम पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया? कहता है एकदम नहीं, है ना। कहता है गजब लड़का है भाई, मतलब समझ रहे हो कितना वो लड़का स्थिर हो गया उस उम्र में। यहीं पे क्या होता है, जानता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। इतना ये लड़का, मतलब इसके पिता की मृत्यु होने के बावजूद इसको पता भी है कि हम कातिल हैं, फिर भी इसको गुस्सा नहीं आ रहा है ना। कहा कि बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए हुए, है ना, जो शांति का पाठ पढ़ाता है, दुश्मनी को खत्म करता है। ठीक है, इसलिए ये लड़का इतना शांत है। तो क्या करता है फिर अशोक, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से कौन धर्म की शिक्षा लेता है, बौद्ध धर्म का, है ना, बौद्ध धर्म का क्या लेगा, शिक्षा। और यहीं से कौन से रास्ते पे चल पड़ेगा, शांति के रास्ते पे। युद्ध को क्या कर देगा, त्याग, युद्ध छोड़ देगा। ठीक है, युद्ध छोड़ देगा, शांति के रास्ते पे चल पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसी के बाद, है ना, लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा। और इसी के बाद कहलाएगा अशोका द ग्रेट। समझ रहे हो, अशोका द ग्रेट कहला, इट मीन्स, अब अशोक को महान क्यों कहा गया, इसने अहिंसा का रास्ता, हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता को, यानी यदि कुछ गलतियां हो जाए उसको हम खुद में सुधार ला कर करके खुद को महान बना सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है इट्स नेवर लेट टू मेंड
itself। ठीक है, मतलब खुद में सुधार करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि हाँ बहुत देर हो चुका होता है, हम जब चाहें तब अपने अंदर हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो अशोक की जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि वो छोटा बच्चा, सोचो, कलिंगा का युद्ध, इसका एकदम बेचैन आत्मा था, और फिर वह क्या हुआ, शांत। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए तो बाकी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। टाइम थोड़ा 10 बजने को है ना, तो बाकी हम लोग, कल है संडे, तो कल नहीं पढ़ेंगे हम। कब पढ़ेंगे? कल छुट्टी, अगले संडे से, अगले मतलब दिनों में फिर लगातार होगा पढ़ाई। हो सकता है 1-2 दिन इधर ब्रेक देंगे हम। ठीक है, उसके बाद 24-25 से लगातार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मंडे से अपने टाइम से मिलेंगे, मंडे को अपने टाइम 7:30 पे, और यहीं से चीजों को क्या करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, जिसमें देखो 9वें वर्ष में कलिंग, 10वें वर्ष में फिर बोध गया आएगा, जहाँ बुद्ध, है ना, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर निगाली सागर जाएगा, 13वें वर्ष धम्म, धम्म मतलब बुद्ध के जो उपदेश थे उनको यह फैलाने का काम करेगा। ठीक है, फिर इसके लिए महामात्र की नियुक्ति करेगा, और फिर लुम्बिनी जाएगा। लुम्बिनी कहाँ? जहाँ पे गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, जन्म। और वहां गया, इसके क्षेत्र में था, टैक्स को घटा करके 1/8 कर दिया गया, मतलब 8 हिस्सा में 1 हिस्सा, मतलब कितना परसेंट, मात्र 12.5% टैक्स करती। ठीक है, यह है। बाकी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजता। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ, पाटलिपुत्र में हुई थी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। शासन 37 साल तक करेगा, 232 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 10 उत्तराधिकारी इसके बाद शासन करेंगे, है ना। और देखो, कुणाल है, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशरथ, ये दशरथ बराबर की गुफा बनवाएगा आजीवक के लिए। ठीक है, देववर्धन, सद्धनुष, ये सब रहेंगे, सबका नाम याद नहीं रखना है। अंतिम शासक देखो कौन है, बृहद्रथ। अब बताओ, यहाँ भी एक कंफ्यूजन होगा कि नहीं? 137 साल तक शासन हो, याद है, सबसे पहला वंश बृहद्रथ, संस्थापक बृहद्रथ, और यहाँ इसका अंतिम शासक मौर्य वंश का, है ना, बृहद्रथ। यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो मौर्य प्रशासन से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को अपने टाइम से। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।